दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि एक गुनाह छुपाने के लिए कई गुनाह करने पड़ते हैं। शायद केजरीवाल साहब आजकल इसी उधेड़-बुन में एक के बाद एक गैर कानूनी काम करते जा रहे हैं। दूसरी कहावत आपने सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप कितने भी बड़े हों, कितने भी दूर हों, कानून अपना काम करता है और धीरे-धीरे आपकी गर्दन तक कानून पहुंच ही जाता है। आज इसी की चर्चा मैं आपसे करूंगा कि किस तरह से केजरीवाल साहब ने कानूनों को अनदेखा करके अपने लिए और मुसीबतें खड़ी कर ली। 4 नई धाराओं में केजरीवाल के ऊपर केस दाखिल हो गया है और यहां तक कि कोर्ट में उसकी सुनवाई भी शुरू हो गई है। अगली तारीख है 7 फरवरी। लेकिन ये 4 धाराएं कौन सी हैं? किस तरह से केजरीवाल साहब ने अपने आप को कानूनों में बांध लिया और आने वाले दिनों में उनके लिए कैसे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, आज मैं चारों कानून आपके सामने रखूंगा और उसकी चर्चा हम करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से कानून एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आइसोलेशन में हमको कानूनों को ना समझना चाहिए, ना देखना चाहिए, क्योंकि हर कानून अपने आप में पूरा नहीं होता है। वो सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान करता है जिसके लिए वो कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसके आसपास जो और बाकी कानून हैं, वो भी किसी भी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उनको भी समझना जरूरी होता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप लोगों का समर्थन मिलता है, ये जानकर हमें हौसला अफजाई होती है और हमें और अच्छा काम करने को लेकर इच्छा होती है। तो शुरुआत करते हैं आज की कि कौन सी ऐसी गलत काम केजरीवाल साहब कर बैठे जिसके कारण उनके लिए समस्याएं खड़ी हो गई हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि केजरीवाल साहब को 5 पीएमएलए के तहत सम्मन जारी हुए हैं। पीएमएलए कानून बहुत क्लियर है इस देश का। इसका सेक्शन 50 बहुत क्लियरली बात करता है और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उनको कोट करके पूरी स्थिति, वस्तु स्थिति को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन में ना रहें और आने वाले दिनों में आपको वो सारी चीजें केजरीवाल साहब के साथ होती दिखेंगी। दोस्तों सबसे पहले जो कानून है पीएमएलए का कानून, उसमें जो सेक्शन 50 है जिसके तहत सम्मन भेजे जाते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके मैं चारों पांचों चीजें आपके सामने रखूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। दोस्तों 50 जो है सेक्शन 50 पीएमएलए का, वो बोलता है पावर ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू गिव एविडेंस एटसेट्रा। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पीएमएलए के तहत चलता है तो जो पीएमएलए अथॉरिटीज हैं उनको यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। अब इसमें कानून क्या बोलता है? ऑल द पर्सन्स सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट। अगर केजरीवाल साहब को बुलाया गया है, वो अगर उनके एजेंट को बुलाया गया हो, ये चॉइस डिसाइड करता है पीएमएलए। पीएमएलए के अधिकारी डिसाइड करते हैं कि किससे पूछताछ करनी है। क्या उनका एजेंट इन सवालों के जवाब दे पाएगा या केजरीवाल साहब को ही आना जरूरी है? एंड शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिनिंग और मेक स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड। आप आइए और अपनी बात रखिए, सच्चाई के साथ बात रखिए। आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो दीजिए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ सके। लेकिन केजरीवाल साहब ने क्या किया? केजरीवाल साहब बार बार ये बोलते रहे, मैं क्यों आऊं? ना तो आपने मेरे को बताया कि मैं विटनेस हूं, ना आपने मुझे बताया कि क्या मैं गुनहगार हूं, मेरा इस पूरे केस में क्या रोल है, मैं नहीं आऊंगा। और ये कह के उन्होंने लगातार प्रतिरोध जारी किया, ईडी के खिलाफ चिट्ठियां लिखी, स्टेटमेंट दिए। लेकिन दोस्तों इस बात को समझना जरूरी है कि ईडी का कानून बहुत क्लियरली ये कहता है कि जिसको बुलाया जाए उसको आना होगा।
इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं या पॉलिटिशियन तो आपको एग्जम्पशन है, या ये कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि आपको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो दोनों बातें जो केजरीवाल साहब अपने बचाव में कह रहे हैं वो इलॉजिकल है। एक बात और समझने की है दोस्तों, यहां सेक्शन 19 जो है पीएमएलए का, वो तो यहां तक बोलता है कि अगर पीएमएलए कानून के तहत अगर अरेस्ट भी किया जाता है तो अरेस्ट के समय भी कारण बताने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, एक रिव्यू पिटीशन आई जिसकी चर्चा मैंने 2 दिन पहले अपने वीडियो में करी, आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहां डिटेल में मैंने उसकी चर्चा करी है। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट करते समय भी आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कानून ये बोलता है, पीएमएलए एक्ट कानून ये बोलता है एज सुन एज पॉसिबल व्हाट इज फिजिबल। इसका मतलब जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो शायद उस समय ये बताएगी ईडी कि इनको क्यों हमने अरेस्ट किया है। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, कि अगर आपको बुलाया गया है या आपको अरेस्ट किया गया है, अगर उस समय आपको अगर कारण बता दिए जाएं, एविडेंस दे दिए जाएं, प्रूफ बता दिए जाएं कि क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि पीएमएलए का जो मैटर है वो पैसे से संबंधित है, और पैसा जरूरी नहीं है कि हमेशा, जिसे हम कहते हैं कि नॉन ट्रांसफरेबल या नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी हो। ये ट्रांसफरेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप एविडेंस को छुपा दें, उन कागजों को रास्ते से हटा दें, हो सकता है उन लोगों को भी रास्ते से हटा दें, तो इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए इस तरह की इन्वेस्टिगेशन सावधानी पूर्वक की जाती है। अब जो कानून जिसके तहत केजरीवाल के खिलाफ 4 धाराओं में ईडी ने केस फाइल किया है, पहला तो वो कि साहब इनको सम्मन भेजा गया है और ये नहीं आ रहे हैं। अब जब सम्मन भेजा गया है और ये नहीं आ रहे हैं तो ये शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने ईडी ने करी है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्योंकि जो पीएमएलए है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसकी कार्रवाई होती है, उसमें जो सेक्शन 190 है 190, वो ये बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द मजिस्ट्रेट। तो जब ये शिकायत की ईडी ने कि देखिए साहब 5 सम्मन भेज दिए, ये आ नहीं रहे हैं और इनको बुलाया जाए या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब सवाल ये है कि कानून क्या बोलता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offense upon receiving a complaint of facts which constitute such offense। अब ये कंप्लेंट की गई कि केजरीवाल साहब सम्मन में हाजिर नहीं हो रहे। अब केजरीवाल साहब ये नहीं बोल सकते कि साहब मैंने सम्मन रिसीव नहीं किया, क्योंकि सम्मन के जवाब में तो उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है ईडी को। इसका मतलब आपको सम्मन मिला, आपने उस सम्मन को पढ़ा, आपने उस सम्मन को समझा, और आपने उस सम्मन के खिलाफ या उसके अगेंस्ट आपने जवाब भी दिया, लेकिन आप पेशी में नहीं गए, सम्मन में नहीं गए। अब ये केजरीवाल साहब नहीं कह पाएंगे कि मुझे मिला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं था, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अपने खिलाफ ही इतने सारे सबूत छोड़ दिए हैं कि अब उनके वकील कोर्ट में जाके उनको कैसे बचाएंगे ये मुझे नहीं पता। अब जब शिकायत हुई है तो उस शिकायत का एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, क्या वो शिकायत वाजिब है या नहीं। तो सेक्शन 200 क्या बोलता है, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, कि जो कंप्लेनेंट है वो कौन है, शिकायत कौन कर रहा है। A magistrate taking cognizance of an offense on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present। अब कंप्लेनेंट कौन है, ईडी, विटनेस कौन है, ईडी के अधिकारी। If any and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and witness and also by the magistrate, provided that the complaint is made in writing, magistrate need not examine the complainant and witnesses। इसका मतलब यह है कि अगर ईडी ने कंप्लेंट राइटिंग में करी है तो अब मजिस्ट्रेट को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट की डिटेल उसमें है, विटनेसेस की डिटेल है, उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करके कोर्ट में दिए हैं। इसका मतलब वो अपने आप में
सत्यापित है, अपने आप में करेक्ट डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसको फर्दर वेरीफाई करना मजिस्ट्रेट को कोई जरूरी नहीं है, अब उस कंप्लेंट पे कार्रवाई ही करनी चाहिए। If a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duty or a court has made the complaint, अगर ये किसी ऑफिशियल ने करी है कंप्लेंट और भी अपनी ड्यूटी के तहत, तो मजिस्ट्रेट को उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ उस कंप्लेंट को संज्ञान में लेके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन है कंप्लेनेंट? ईडी है और उनके अधिकारी हैं, विटनेस भी है। इसका मतलब ये है कि एक तो कंप्लेंट हुई, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई शुरू करी, इसीलिए इस मुद्दे पे हियरिंग शुरू हो गई है। अब इसमें अपराध क्या हुआ है? अगर आप नहीं जाते हैं कोर्ट के अंदर जिस तरह से कहा गया है, अब पीएमएलए एक्ट में जो सेक्शन 63 है, अगर आप सम्मन नहीं फॉलो करते हैं तो वहां पे क्या प्रावधान है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जो प्रावधान है पीएमएलए का सेक्शन 63 दोस्तों, वो ये बोलता है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो अपराध है केजरीवाल साहब का है कि फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आप सम्मन पे गए नहीं तो आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो कानून क्या बोलता है? Notwithstanding anything contained in clause C of subsection 2, a person who intentionally disobeys any direction intentionally, मतलब जानबूझ के आप सम्मन की अनदेखी कर रहे हैं, issued under section 50, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सेक्शन 50 में सम्मन इशू किए जाते हैं पीएमएलए में, shall also be liable to be proceeded against अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अगर आप सम्मन में हाजिर नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ सेक्शन 174 जो भारत का कानून है जिसके तहत सजा निर्धारित की जाती है, इंडियन पीनल कोड, इसके 174 जो सेक्शन है उसके तहत आप पे कार्रवाई होगी। अब 174 क्या बोलता है, अब इसको भी समझ लेते हैं। Section 174 of IPC 1860, non-attendance in obedience to an order from a public servant। अब ईडी कौन है? पब्लिक बॉडी, वहां के अधिकारी कौन हुए? पब्लिक सर्वेंट। अब डिसओबीडियंस किसने किया? डिसओबीडियंस किया केजरीवाल ने, नॉट अटेंडिंग द ऑर्डर, तो पूरा खामियाजा यहां सामने आ गया। Whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to summon, notice, order or proclamation proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue the same। अगर आपको इस तरह का सम्मन भेजा गया है, अगर आप वहां नहीं जाते हैं, intentionally omits to attend at the place or time or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कहीं बुलाया गया है, जगह और टाइम निर्धारित है, आप वहां नहीं जाते, या आप जगह पे गए और टाइम से पहले पहुंच के वापस आ गए, जी मैं तो गया था कोई था ही नहीं, वो दोनों स्थिति में ये अनलॉफुल माना जाएगा। अब इसकी सजा क्या है? इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है? कानून ये बोलता है दोस्तों कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो सजा मिलना वाजिब है। अब केजरीवाल साहब यहां दोषी पाए गए हैं, अभी तक तो एविडेंस ये बोलते हैं। अब कोर्ट क्या संज्ञान लेता है, कोर्ट क्या कहेगा, ये तो 7 तारीख को जब हियरिंग होगी तब हम उस पर चर्चा करेंगे कि कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशंस रहे। लेकिन अगर यहां पे केजरीवाल साहब दोषी पाए जाते हैं तो सजा क्या होगी? पनिशमेंट शैल बी punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with a fine which may extend to 500 rupees or both। इनको 1 महीने का कारावास, 500 रुपए की सजा, फाइन या दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर या तो केजरीवाल साहब माफी मांगेंगे कोर्ट में कि हाँ जी मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो, तो कोर्ट लीनियंट व्यू ले लेगा। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो 1 महीने की जेल की सजा केजरीवाल साहब ने अपने लिए खुद इनवाइट कर ली। इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। ये दुख की बात है। अब जब ये स्थिति है तो इस कानून में
ये सामने आया। अब जैसा मैंने कहा कि पीएमएलए में बहुत क्लियरली इस बात को कहा गया है कि अगर आपने कानून तोड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो नोटिस सम्मन भेजे, आपने वो अटेंड नहीं किए, उनको इग्नोर किया, उनके खिलाफ आपने चिट्ठी लिखी, इसका मतलब आपने सम्मन को एक्नॉलेज किया कि सम्मन मिले लेकिन मैं नहीं गया। आपने जो तथ्य दिए कि मैं क्यों नहीं जा रहा, वो कानून के हिसाब से इनवैलिड है। कानून में कोई जरूरी नहीं है आपको ये बताना। आप चीफ मिनिस्टर हैं या पार्टी के कन्वीनर हैं, इस तरह का कोई एग्जम्पशन कानून में नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अब कोर्ट केजरीवाल को बोलेगा कि आप जाइए और अपीयर होइए, और अगर आप अपीयर हो जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो शायद कोर्ट इस बात को संज्ञान ले ले कि ठीक है, आपसे गलती हो गई, हम आपकी माफीनामे को मानते हैं और आपकी 1 महीने की सजा माफ होती है, लेकिन नाउ यू कोऑपरेट विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, अब 7 फरवरी इंपॉर्टेंट दिन है, देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब यह है कि ये फरवरी का महीना केजरीवाल साहब के लिए बहुत ही निराशाजनक होगा, और हो सकता है कि ये उनके राजनीतिक कैरियर पर ग्रहण भी लगा दे। देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।